हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था के बारे में। तो अभी तक हमने किशोर अवस्था के बारे में जो चीजें समझी हैं वो ये है कि किशोर अवस्था हमारे जीवन चक्र का, हमारी लाइफ साइकिल का एक पार्ट होता है। ठीक है, जो हमारे चाइल्डहुड के बाद आता है। चाइल्डहुड के बाद जो स्टेज आती है उसे हम यहाँ पे एडोलसेंस या किशोर अवस्था कहते हैं। ये जो अवस्था होती है ये 11 से 13 या 10 से 12-13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है। ठीक है, वेरी करता है। अगर एक आइडल एज रखे तो हमने कहा कि ये 11 से 13 वर्ष की उम्र इसके लिए आइडल एज होती है। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है ये अवस्था आती है तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, क्या क्या इसमें देखा जाता है, क्या परिवर्तन इसमें आते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टेबल यहाँ पे डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि जब किशोर अवस्था आती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। दोनों के जो चेंजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि आपने कहा जैसे दोनों में हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, दोनों में हार्मोन सिक्रीट होंगे, लेकिन अलग अलग प्रकार के हार्मोन होंगे। दोनों के बॉडी शेप में चेंजेस आएंगे, लेकिन अलग अलग प्रकार से चेंजेस आएंगे। तो ऐसे ही डिफरेंसेस को हमने यहाँ पे देखा था। अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखें तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन जाना है, जिसमें आपने एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी दो शब्दों के बारे में डिस्कस किया है। एडोलेसेंस जिसे किशोर अवस्था कहते हैं, प्यूबर्टी जिसे हम यौवन कहते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्टेज में देखें, यहाँ पर नेक्स्ट हमारी स्लाइड होती है, उसमें दोनों में डिफरेंस बताया गया है, जिसमें हमें बताया गया कि किशोर अवस्था एक अवस्था है, ठीक है, जो लंबी चलती है। इस अवस्था में बहुत से परिवर्तन आते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस आते हैं, यहाँ पर इमोशनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इंटरनली भी चेंजेस यहाँ पर आते हैं। तो सारे चेंज यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। आपने कहा जब यहाँ पर जो बच्चा है वो किशोर अवस्था की जो एज होती है, किशोर अवस्था की जो अवस्था होती है, उसमें जब वो एंटर करता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एंड ये चेंजेस जो होते हैं ये किस लिए होते हैं, ताकि वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी उसमें आए। वो स्टेज या आप कह सकते हैं वो अवस्था जब यहाँ पर किसी भी किशोर में, किसी भी एडोलसेंस में, किसी भी टीनेज में, आपने कहा जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाती है, उस स्टेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ एडोलसेंस, किशोर अवस्था की एक अवस्था है जहां पर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाती है। यहाँ पर आ गई है रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। एडोलसेंस में क्या है, चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, जिससे कि एट लास्ट इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आएगी। ठीक है, तो एडोलसेंस में एक्चुअली में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम कहें, अगर हम डायरेक्टली कहें तो इसका जो रिजल्ट होगा वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों काफी हद तक दोनों की जो डेफिनेशन है वो सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है ये आपको पता करना है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा एक लाइफ साइकिल हमारे पास आती है, जिसमें हमने कहा कि सबसे पहले जो एक न्यू बॉर्न है वो एक चाइल्ड में, यानी कि उसका चाइल्डहुड आता है। फिर एडोलेसेंस यानी कि वो किशोर अवस्था में आएगा, फिर वो अडल्ट होगा यानी कि वो मेच्योर होता है, और उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है ओल्ड एज, यानी कि वृद्धावस्था जिसे हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टेबल के बारे में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है। ये आपके रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली जो चीज हमने डिस्कस की है, हमने कहा जैसे ही किशोर अवस्था आती है सडनली जो बॉडी की हाइट है वो बढ़ने लगती है, हाइट इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हाइट की बात की थी, हमने कहा बोन्स जो होते हैं उनमें ग्रोथ होने लगती है, जिससे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे हाइट बढ़ रही है। अगर आइडल एज देखी जाए तो 18 वर्ष तक जो हाइट है वो बढ़ती है, लेकिन किसी में 19 या 20 की उम्र तक भी हाइट जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन उसके बाद स्लो हो जाएगी। 18 तक जो अच्छी हाइट है वो आ जाती है, उसके बाद अगर हाइट बढ़ भी रही तो बहुत स्लो हो जाती है, किसी में 18 के बाद जो हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें जो यहाँ पे ग्रोथ देखी जाती है वो ज्यादा ग्रोथ देखी जाती है, यानी कि फास्टर ग्रोथ देखी जाती है एज कंपेयर टू बॉयज। पहला क्लियर हुआ है। दूसरा है चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। यहाँ पर बॉडी के शेप में चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर जो लुक होता है इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो बॉय और जो गर्ल है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोनों की बॉडी में जो चेंजेस आएंगे वो सिमिलर नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग यहाँ पर होंगे। ठीक है,
उसके बाद चेंज इन वॉइस, आपने कहा आवाज में चेंज आने लगता है क्योंकि जो लैरिंग्स है यहाँ पर, जो एडम्स एप्पल है लड़कों में वो ग्रो होने लगता है, वो बड़ा होने लगता है, इसीलिए लड़कों की जो आवाज है या बॉयज की जो वॉइस होती है वो हैवी होती है यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर एडम्स एप्पल की, तो जो बॉयज है उनका एडम्स एप्पल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। गर्ल्स की बात करें तो एडम्स एप्पल जो लैरिंग्स यहाँ पे बहुत छोटा होता है, वॉइस बॉक्स बहुत छोटा होगा, और इसीलिए लड़कियों की जो आवाज होती है या गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये था तीसरा। फोर्थ है यहाँ पर इंक्रीज स्वेट एंड ऑयल प्रोडक्शन इन द स्किन। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आप किशोर होते चले जाते हैं, आपकी बॉडी में जो ऑयल ग्लैंड है वो ऑयल को सिक्रीट करेगी, जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट को सिक्रीट करेगी, और इसीलिए जो स्किन है वो ऑयली होने लगती है, पिंपल्स होने लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि किसी में रिंकल्स होने लगते हैं, किसी में झाइयाँ आने लगती है, या किसी में पिंपल्स होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, यानी कि जो लैंगिक अंग हैं उनमें डेवलपमेंट होने लगता है। कैसे? गैमेट फॉर्मेशन होने लगेगा। अब गैमेट फॉर्मेशन जिन अंगों में हो रहा है, जैसे कि अगर मेल की बात करें तो टेस्टिस है, फीमेल की बात करें तो ओवरी है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जब हमने रिप्रोडक्शन देखा था तो हमने यही कहा था कि प्राथमिक लैंगिक अंग उन्हें कहते हैं जहां पर युग्मक निर्माण हो रहा है या गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो यहाँ पर ऑर्गन्स है उनमें हार्मोनल चेंजेस आएंगे और तब जाके वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन शुरू होता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो लैंगिक अंग है उनमें डेवलपमेंट शुरू होगा। लास्ट जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। यहाँ पर जो बच्चा है अब वो मैच्योर होने लगता है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी। हमने कहा जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हम कोई चीज बता देते हैं, ठीक है, और जैसे हमने कोई भी चीज बोली कि ऐसा करते हैं या ऐसा नहीं करते हैं। अब पहले पहले वो क्वेश्चन नहीं करता है, उसके लिए ये है कि ठीक है, अगर उसे कहा जाए कि आपको खड़े होके पानी नहीं पीना है, बैठ के पानी पीना है, तो वो वैसा ही करेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो फिर क्वेश्चन करने लगेगा, खड़े को क्यों नहीं पीना है, बैठ के ही क्यों पानी पीना है। या जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि बच्चे को डराया जाता है कि बाहर नहीं जाते हैं रात को, क्योंकि रात को क्या होता है, भूत होता है और भूत पकड़ के लेके जाता है। अब वो डरेगा, ठीक है, जब तक वो छोटा है वो डरेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसके मन में क्वेश्चंस आएंगे कि भूत क्यों आता है, भूत क्यों पकड़ के लेके जाएगा, वो पकड़ के लेके जाएगा तो वो क्या करेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन उनके पास आते हैं। अब जैसे जैसे वो किशोर होंगे या जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, अब उनके माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि भूत क्यों होते हैं, कैसे होते हैं भूत। ठीक है, अब वो क्या होंगे, वो सोचने लगेंगे कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते हैं, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन उसके माइंड में आते रहेंगे। जैसे आपने कोई भी चीज बोली है कि ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, अब वो जानना चाहेंगे। और उन्हें जो रीजन है, आप ऐसे नहीं है कि आप कोई भी एक्सक्यूज उन्हें दे देंगे, अब क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, अब उनका जो यहाँ पे मेंटली वो डेवलप हो रहे हैं, तो अब वो जो वैलिड रीजन है वो जानना चाहेंगे। अगर वो रीजन उन्हें समझ में आता है तो वो फॉलो करते हैं, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करते हैं। जैसे जब आप बड़े होंगे तब आप अगर आप में से कोई साइकोलॉजी यहाँ पे पढ़ता है तो साइकोलॉजी में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो मोरालिटी है, मोरालिटी के कुछ फेजेस हमारे पास आते हैं। मोरालिटी यानी कि नैतिकता के कुछ फेजेस हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि मोरालिटी में जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, जो बोल दिया जाता है वही करना है, या टिट फॉर टैट वाली फीलिंग आती है। जैसे जैसे कि अगर उसको बोला जाए, उसकी मम्मी ने उसे बोला है कि रोटी जब आप खा रहे होते हैं या जब खाना आप खा रहे होते हैं तो आपको बीच में बात नहीं करनी है। अब वो मानते हैं, ठीक है, जब तक वो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं वो फॉलो करते हैं, वो लोगों को भी बताते हैं। लेकिन इसके साथ एक और फीलिंग होती है टिट फॉर टैट। जैसे कि अगर किसी ने यहाँ पर उसका उसका जो, जैसे कोई बच्चा है वो काम कर रहा है, अब किसी ने उसका पेज फाड़ दिया है, तो अब वो क्या होगा, वो बदला लेंगे कि अगर इसने मेरा पेज फाड़ा है तो मैं भी इसका पेज फाड़ूंगा या फाड़ूंगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका भी पेज जो है वो फाड़ देगा। टिट फॉर टैट वाली फीलिंग आती है। यहाँ पर मोरालिटी को फॉलो करने का बच्चा कोशिश करता है, क्योंकि छोटा है तो कभी कभी वो क्या करेगा, यहाँ पर रूल्स को ब्रेक भी कर लेगा, क्योंकि अभी वो छोटा है। अब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे बाल्यावस्था में आता है, अब उसके लिए जो यहाँ पर मॉरल्स हैं
यहाँ पे अब वो उन्हें बहुत सीरियसली फॉलो करेगा कि मेरी मम्मी ने ऐसे बताया है तो ऐसे करना है। जैसे जैसे वो और बड़ा होगा, टीनेज में आएगा, अब यहाँ पर वो सोचने लगेगा सही और गलत। जैसे कि हमने कहा कि मोरालिटी जो होती है, जो नैतिकता से संबंधित जो भी चीजें हमें सिखाई जाती हैं, जैसे कि हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जैसे हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब वो बड़ा होता है, जब वो किशोर अवस्था में आता है, अब उसके पास अब वो सोचने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, ठीक है, किसी की हेल्प करनी है, वहां पर हमें ऐसा झूठ बोलना पड़ रहा है जिससे किसी को हार्म नहीं पहुंच रहा है बल्कि हेल्प हो रही है। झूठ ऐसा है कि झूठ बोलने से हार्म नहीं हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि किसी की हेल्प होगी। अब बच्चा सोचेगा कि क्या यहाँ पर मुझे अपना जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, वो फॉलो करनी चाहिए, या अभी हमें मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर वो नैतिकता और सही और गलत दोनों के बीच में यहाँ पर चूज करता है। कभी कभी क्या होता है, मोस्टली देखा जाए तो नैतिकता और जो सही होता है वो सेम होता है, लेकिन कभी कभी क्या होती है, नैतिकता कुछ और कहती है लेकिन वहां पर सही क्या है वो कुछ और होता है। इस केस में अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे, क्योंकि उसकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, अब वो सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, तो वो उस कंडीशन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे जो मेंटल है, मेंटली वो मेच्योर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने कहा कि अब उसके पास अपने थॉट्स आ रहे हैं, अब वो अपने जो भी चीजें हैं वो सोच पा रहा है खुद से, और आपने कहा कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से नहीं सोचता है बल्कि हर एस्पेक्ट से सोचता है। इसके अलावा आपने कहा इमोशनली भी डेवलप करता है बच्चा। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें शेयरिंग सिखाई जाती है, उन्हें पहले से नहीं पता है कि शेयर करना चाहिए, उन्हें क्या किया जाता है, शेयरिंग सिखाई जाती है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अब उसे आदत पड़ जाती है कि शेयर करना है। अभी तक क्या है, उसे आदत हो गई है कि शेयर करना है, अभी तक ये आदत है, लेकिन जैसे अब वो किशोर अवस्था में, अब वो बड़ा हो गया है, अब उसे यहाँ पर क्या है, वो जो शेयरिंग है वो आदत नहीं है बल्कि वो केयर में डेवलप हो जाता है। जैसे उसके पास कुछ है, ठीक है, उसके पास एक बिस्किट का पैकेट है, अब उसको ये है कि उसके मन में केयर आ गई है कि मुझे अपने जो सिबलिंग्स हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, या अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करना है, उनको भी देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा इंटेलेक्चुअली जो है वो डेवलप यहाँ पर होने लगते हैं। एक और चीज यहाँ पर, सेल्फ कॉन्शियसनेस यहाँ पर बढ़ जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि कॉन्शियस हो जाता है यहाँ पे जो एडोलसेंस की एज में, जो टीनेज है, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, अपने लुक को लेकर के, अपने परफॉर्मेंस को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के, अपने लिए लोगों का जो बिहेवियर है, जो रिस्पॉन्स है, उसको लेकर के। क्योंकि बच्चा क्या चाहता है, फुली वो उसे क्या चाहिए, फुल अटेंशन चाहिए। वो अच्छा भी दिखना चाहता है, वो अच्छा एकेडमिक में अच्छा करना चाहता है, वो सोशली उसका बिहेव अच्छा होना चाहिए, वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी करना चाहता है, और साथ साथ वो हर एक एडवेंचर को फील भी करना चाहता है। तो यहाँ पर सारी चीजें वो चाहता है कि उसके अकॉर्डिंग हो, और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है कि हर एक एस्पेक्ट में बच्चा क्या है उसी के अकॉर्डिंग हो पाए, या वो हर एस्पेक्ट में अच्छा कर रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जो करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो मैक्सिमम ऐसा है कि आप हर एक एस्पेक्ट में अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप किसी में बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसी में एवरेज हो सकते हैं, विच इज नॉर्मल। हो सकता है कि आप सब में बहुत अच्छे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा कि अगर किसी एक फील्ड में वो उतना अच्छा नहीं कर पाता है जितना उसे चाहिए, तो इस केस में यहाँ पर एंजाइटी भी होती है, ठीक है। एंजाइटी जो है यहाँ पर एक छोटा टर्म है, यानी कि वो क्या होगा, उसे टेंशन होगी, उसे चिंता होगी, वो उस बारे में सोचेगा। अब ये चीज अगर बढ़ जाती है तो आपने कहा कि एंजाइटी जो है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन डिप्रेशन एक बहुत बड़ी स्टेज है, यहाँ तक नॉर्मली बच्चे जाते नहीं हैं, और ये अच्छी भी बात है कि नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में, ये जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास अभी टेबल आती है जिसमें हमने ये समझा कि किशोर अवस्था में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? अब आपने कहा, एक क्वेश्चन आपके पास आया है, व्हाई हाइट ऑफ फैमिली मेंबर्स इज जनरली सिमिलर। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है जो प्रीवियस लेक्चर में आपने, प्रीवियस जो आपका चैप्टर था दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल, उसी से रिलेटेड है कि परिवार के सदस्यों की लंबाई आमतौर पर समान क्यों होती है। ऐसा देखा जाता है नॉर्मली कि पेरेंट्स की जितनी हाइट है, जो बच्चे हैं उनकी हाइट भी ऑलमोस्ट ऐसी होती है, या पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों तरफ के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं,
उनकी हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों की हाइट भी होती है। जैसे कि किसी के पेरेंट्स बहुत लंबे हैं तो मैक्सिमम ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उसकी हाइट ज़्यादा होगी, या किसी के पेरेंट्स की हाइट छोटी है, हो सकता है दोनों में से एक पेरेंट्स की हाइट छोटी होगी, एक की लंबी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि जो बच्चों की जो हाइट है, मैक्सिमम चांसेस है कि वो उनकी छोटी हाइट हो सकती है, उनकी बड़ी हाइट हो सकती है। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि जो हाइट होती है वो यहाँ पर पेरेंट्स के लगभग ही होती है। ये आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो आप सोचेंगे। तो आपकी जो हाइट है वो किसी न किसी से मैच होती है। हो सकता है आपके मम्मी पापा से हो सकता है आपके दादी दादा से हो सकता है आपके नानी नाना से हो सकता है आपके मामा या बुआ या चाचा, इनमें से किसी के साथ मैच होती होगी। तो किसी न किसी से आपकी जो हाइट है वो मैच होती है। ऐसा क्यों होता है? आपके पास क्वेश्चन यही पूछा गया है कि आमतौर पर परिवार के सदस्यों की लंबाई समान क्यों होती, एक जैसी क्यों होती है। एक बार आप लोग सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर ये पढ़ने से पहले, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में सोचें तो देखिए, रिप्रोडक्शन में हमने क्या बोला कि यहाँ पर है फादर, ठीक है, और मदर। ठीक है, फादर से क्या बनता है, गैमीट बनेगा। फादर में भी एक गैमीट यहाँ पर बनता है, और सेम मदर में भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा। दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे, ये हमें ध्यान रखने हैं। दोनों के नाम भी अलग अलग हैं, ये भी हमने पढ़े हैं। अब हमने कहा कि जो जितनी भी कैरेक्टर्स थे यहाँ पर, गैमेट एक्चुअली में क्या है, एक सेल है, एक कोशिका है, ठीक है। और ये भी एक क्या है, कोशिका है, एक सेल है। आपने कहा फादर के जितने भी गुण थे, जितने भी कैरेक्टर थे, वो सारे किसमें हैं, इसमें हैं। क्योंकि हमने कहा कि हमारे जितने भी गुणधर्म हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, डीएनए की वजह से होते हैं, ठीक है। अब जो डीएनए है वो पैक रहता है, डीएनए पैक रहता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र में, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए इस प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या होता है, पैक रहता है ऐसे। इसको हम कहते हैं एक क्रोमोसोम, या इसको बोला जाता है गुणसूत्र। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में, किसी हमारे सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। ऐसे ही हमारी बॉडी में 46, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे करके 46 होंगे। इन सभी के अंदर क्या होंगे, यहाँ पे डीएनए होंगे। हमारा जो होता है डीएनए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी गैमीट बनता है, जब भी क्या होता है, गैमीट बनता है, तो गैमीट में क्या जाते हैं, क्रोमोसोम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। डीएनए क्या करेगा, हर गुणधर्म के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कैसे दिखते हैं, आपकी हाइट कैसी है, आपकी बॉडी में हार्मोन कैसे रिलीज हो रहे हैं, सारे कैरेक्टर, आपकी आवाज कैसी है, आपके बालों का कलर कैसा है, ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे जो डीएनए है उसी की वजह से होते हैं, जो भी कैरेक्टर हम देखते हैं, ठीक है। अब हमने कहा फादर में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है। और मदर में भी कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम में से यहाँ पर आते हैं 23 क्रोमोसोम, और मदर में भी 46 क्रोमोसोम से यहाँ पर आते हैं 23 क्रोमोसोम। किसमें, इस गैमीट में। तो इस गैमीट में 23 क्रोमोसोम फादर के हैं, और इस क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम किसके हैं, मदर के हैं। इन क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और इस डीएनए में सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब उनमें से जो कैरेक्टर है वो एक हाइट का कैरेक्टर भी है। आपकी हाइट कितनी होगी वो भी आपके डीएनए पर ही निर्भर करता है कि आपका डीएनए जो है वो किस प्रकार का है। जैसे किसी की लंबी हाइट है तो उसके लिए भी आपका डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है, किसी की हाइट छोटी है उसके लिए भी डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, किसी की हाइट मीडियम है उसके लिए भी डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो फादर हैं वो कैसे हैं, टॉल है, टॉल यानी कि लंबे हैं, और मदर कैसी है, यहाँ पे शॉर्ट है यानी कि छोटी है, मान लेते हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है फादर छोटे होंगे और मदर यहाँ पे बड़ी होंगी, बड़ी यानी कि लंबी होंगी, ठीक है।
अब हमने माना कि जो पिता है वो लंबे हैं और जो माता है वो छोटी है। इसमें जो 23 क्रोमोसोम है, इसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए क्या है, वो डीएनए है, और इसमें भी जो 23 क्रोमोसोम है सारे कैरेक्टर्स के लिए क्या है, यहाँ पर डीएनए है। अब जब क्या होता है, ये जो गैमीट है आपस में, ये गैमीट और ये गैमीट जब फ्यूज होते हैं तो ये एक सिंगल सेल को बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 23 क्रोमोसोम इसमें थे, 23 क्रोमोसोम इसमें थे, और अब जब ये दोनों यहाँ पे मिल गए हैं तो अब इनमें कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। इतनी बात हमने की थी। इन 46 क्रोमोसोम में, ठीक है, यानी कि डीएनए यहाँ पर आ गया है। 46 क्रोमोसोम का मतलब होता है कि पूरा डीएनए आ गया है। इस डीएनए में 50% जो डीएनए है वो पिता से आया है और 50% जो डीएनए है वो माता से आया है, ठीक है, क्लियर है। अब हमने कहा कि हाइट जो है वो क्यों ऐसा होता है कि सारे परिवारों की हाइट एक जैसी होती है, क्योंकि हमने कहा कि ये जो यहाँ पर, अब इसी से क्या होगा, इसी कोशिका से पूरे एक बेबी का फॉर्मेशन होगा, ये हमने बात की थी, पूरा एक बेबी यहाँ पर इसी से बनेगा। अब यहाँ पर इस बेबी में, जो इस बेबी का जो डीएनए है वो आधा माँ से बना है आधा पिता से बना है, और इसे डीएनए में क्या होंगे, इसके हाइट के लिए क्या होंगे, यहाँ पर जो कैरेक्टर, हाइट का जो कैरेक्टर होगा वो उसकी डीएनए की वजह से होगा। अब डीएनए क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करेगा। डीएनए यानी कि डीएनए में क्या होते हैं, जीन होते हैं, और जीन की वजह से क्या होता है, जो हार्मोन है वो रिलीज यहाँ पर होंगे। अब हार्मोन क्या होते हैं, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो है ग्रोथ हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ करता है, जो हमारी हाइट को बढ़ाता है। अब हमारे जो डीएनए है वो किस प्रकार का है, हो सकता किसी का डीएनए जो है वो ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा रिलीज करेगा तो हमारी हाइट लंबी होगी, किसी का डीएनए अगर ग्रोथ हार्मोन को कम रिलीज करेगा तो हमारी हाइट क्या होगी, कम होगी। रिलीज करना यानी कि श्रावित करना, ठीक है, श्रावित करना यानी कि सिक्रीशन जो होता है। अब यहाँ पर जो बेबी का डीएनए है वो तो मदर और फादर दोनों का है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि जैसे इनकी हाइट होगी, इनकी हाइट कैसे है, किसकी वजह से, इनके डीएनए की वजह से होगी। तो इनके डीएनए में, इनके डीएनए की वजह से इनकी जैसी हाइट होगी वैसे ही क्या होगी, बच्चे की भी हाइट होगी, क्योंकि बच्चे में भी इन दोनों का ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, हमारी हाइट किसकी वजह से होती है, हमारी डीएनए की वजह से होती है। अब हम में जो डीएनए आया है वो हमारे माता और पिता से आया है, इसीलिए जैसे हाइट माता पिता की होगी वैसे हमारी भी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि पिता जो है वो यहाँ पे टॉल है यानी कि लंबे हैं, और माता जो है यहाँ पे शॉर्ट है यानी कि छोटी है। तो बच्चे की हाइट किसके जैसी होती है, किसके जैसी होगी, आपने कहा इनमें दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% है। हो सकता है कि बेबी की हाइट क्या हो, फादर जैसे हो सकता है कि बेबी की हाइट क्या हो, मदर जैसी हो सकता है कि बेबी की हाइट क्या हो, मीडियम हो, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर हैं। एक जगह से एक जो डीएनए है वो लंबी हाइट के लिए है, एक डीएनए छोटी हाइट के लिए है। जब दोनों प्रकार के डीएनए यहाँ पर मिक्स होते हैं तब आपने कहा मीडियम हाइट भी यहाँ पे हो सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी ज्यादा क्या होगी कि हाइट इन दोनों के जैसे ही रहेगी, या तो पिता के जैसे या माता के जैसे, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी हाइट के लिए जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है या जो डीएनए उत्तरदायी है वो हमें हमारे माता पिता से मिलता है। सेम हमारे फादर को भी उनके माता पिता से डीएनए मिला है और हमारे मदर को भी उनके माता पिता से डीएनए मिला है, इसीलिए हमारे फादर की जो हाइट होगी वो उनके माता पिता जैसी होगी, हमारी मदर की हाइट जो होगी उनके माता पिता जैसी होगी, और हमारी हाइट अपने माता पिता जैसी होगी, ठीक है। अब समझ में आया क्या रीजन है, क्योंकि हमने कहा कि हमारी हाइट के लिए, हमारी लंबाई के लिए हमारा डीएनए उत्तरदायी होता है। हमारा डीएनए जो है हमारी लंबी हाइट या छोटी हाइट या मीडियम हाइट के लिए उत्तरदायी होता है। ये डीएनए हमें हमारे माता पिता से मिलता है, इसीलिए हमारे माता पिता में डीएनए जिस प्रकार की हाइट देगा वैसे ही हाइट वो जो डीएनए है वो हमें भी देगा। लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि हमारे पास दो प्रकार का डीएनए होगा, दो प्रकार का, यानी कि फादर का और मदर का, ठीक है। अब पढ़ लें यहाँ पे, आपने कहा द हाइट ऑफ अ पर्सन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आपने कहा किसी व्यक्ति की लंबाई एक विशेषता है जो उसे अपने माता पिता से प्राप्त होती है। हैंस इन जनरल द हाइट ऑफ पर्सन इज सिमिलर टू द हाइट ऑफ अ फैमिली मेंबर, और इसीलिए सामान्य तौर पर एक व्यक्ति की जो हाइट होती है वो परिवार के सदस्य की हाइट के बराबर होती है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लंबाई लिखेंगे, ठीक है, ऊंचाई की जगह लंबाई होगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा बट इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट adolescents should eat a proper diet which is rich in vitamins, minerals and other nutrients that can help in the growth. आपने कहा लेकिन ये भी क्या रिकमेंड किया जाता है और ये भी यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि किशोरों को एक उचित आहार खाना चाहिए जिसमें विटामिन, खनिज और सारे पोषक तत्व शामिल हों जो उनके विकास में मदद कर सकते हैं। तो आपने कहा कि ठीक है, हमारा डीएनए हमारी हाइट के लिए उत्तरदायी है, लेकिन संतुलित आहार भी बहुत जरूरी है हमारे पर्याप्त विकास के लिए और हमारे पर्याप्त वृद्धि के लिए। ठीक है, तो चलिए ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट है आप लोग इसे पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। एंड हमारे पास आता है व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मेल और फीमेल यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज में अलग अलग होंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग ये जो टॉपिक है घर से रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।